हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को ऑलरेडी शुरू किया है जिसके अंदर हम डेली के जो करंट अफेयर्स हैं उनको MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। तो डेली के हम 10 MCQs प्रैक्टिस करते हैं। आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये जस्टिसिएबल होते हैं। दैट मीन्स अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग कुछ जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, दैट इज़ ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 एंड 30, तो ये जो आर्टिकल्स हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर मैं आर्टिकल 15 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करी जाती है कि आपको किसी की भी जैसे रेस हो गया, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, तो उसके रिगार्डिंग आपने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। अगर मैं आर्टिकल 16 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगी। 19 जो है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 29 एंड 30 आर्टिकल आर रिलेटेड टू राइट टू माइनॉरिटीज। तो दैट मीन्स आपने यहाँ पर चूज करना है कि इसमें से कौन से जो आर्टिकल्स हैं या फिर कौन सी जो चीज़ें हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दिस इज आर्टिकल नंबर 14। सेकंड अगर मैं बात करूँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस इज आर्टिकल 16। तो दैट मीन्स आर्टिकल 16 जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। देन इज राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि आर्टिकल 21A के अंदर आता है। देन इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जो तो दैट इज आर्टिकल नंबर 24। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा कि ओनली सिटीजन्स के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए जो अवेलेबल है दैट इज बी ऑप्शन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अनंग ताल। तो अगर मैं अनंग ताल के बारे में बात करूं जो कि आपको महरौली दिल्ली के रीजन के अंदर ये जो ताल है वो देखने को मिलेगा, जो कि आपके जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं दैट इज तोमर किंग अनंग पाल, इन्होंने बनवाया था। तो दैट मीन्स ये जो आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी और आपका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो हर दिन जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है आपको कभी ना कभी न्यूज़ में देखने को मिलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग चीजों को डोनेट करते हैं इस रिलीफ फंड के अंडर। तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के बारे में बात करूं तो इस फंड को 1948 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने इस फंड को बनाया था। और इस फंड के अंदर अलग से कोई बजटरी एलोकेशन तो नहीं होती है, लेकिन इस फंड में से जितनी भी डिस्पर्समेंट होती है, दैट मीन्स इसमें से जितना भी खर्चा होता है वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से होता है। तो अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि इसमें अलग अलग चीज़ें जैसे इंक्लूड करी जाती हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का जितना भी पैसा है वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ के केसेस हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर अगर ऐसी फॉर एग्जांपल एसिड अटैक वाले जो विक्टिम्स हैं उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो दैट मीन्स ओनली नेचुरल डिजास्टर्स के लिए इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को अलग अलग वे से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैं CMIE के बारे में बात करूं, दैट इज सेंटर ऑफ फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बोलते हैं कि जितने भी 15 साल और उससे अबव के एज के जो पर्सन्स हैं और चाहे वो एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन वो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन सारी कैटेगरीज को हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर कंसीडर करते हैं।
तो इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाएगी कि 15 साल से और उससे अबव एज के हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है एवरेज बेसिस पर दिस इज 60%, लेकिन आपको इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 40 से 50% के बीच में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2005 से लेकर 2022 तक का जो एवरेज है दैट इज अराउंड 49.60। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक और आपकी कंट्री है दैट इज कतर, और कतर के अंदर आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 80% देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स वर्ल्ड का हाईएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंडिया के अंदर नहीं है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो अगर मैं डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करूं दैट इज डैप, तो इस डैप को एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। और ये किस चीज़ का फर्टिलाइजर है? अमोनिया है तो दैट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन भी होगी, और फॉस्फेट है तो दैट मीन्स यहाँ पे फॉस्फेट भी होगा। तो हमारे जो जितने भी जैसे क्रॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको अलग अलग फर्टिलाइजर्स जो यूज़ किए जाते हैं आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूरिया हो गया जिसके अंदर आपको ज़्यादातर जो नाइट्रोजन का कंटेंट है वो देखने को मिलता है। देन इज म्यूरेट्स ऑफ पोटाश जिसके अंदर आपको पोटेशियम का जो कंटेंट है दैट इज के, ये देखने को मिलता है। और तीसरा है डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसके अंदर आपको फॉस्फेट और नाइट्रोजन का कंटेंट जो है ये देखने को मिलता है। तो इन फर्टिलाइजर्स को फार्म्स की जो फील्ड्स वगैरह हैं, क्रॉप्स वगैरह हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है और फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं। तो हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर सब्सिडी को प्रोवाइड करती है, और रिसेंटली उन्होंने जो डैप के ऊपर सब्सिडी है उसको इंक्रीज कर दिया था। तो इसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहली अगर मैं स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो डैप इज हाईली सॉल्यूबल, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आपको अमोनिया फॉस्फेट देखने को मिलेगा, और जिस टाइम पे इसको फील्ड्स के अंदर ऐड किया जाता है तो अमोनिया जो है बेसिकली नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली प्लांट जो है इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ले लेते हैं। तो जब सबसे पहले डैप को फील्ड्स के अंदर डाला जाता है तो उस टाइम पे पीएच तो इंक्रीज होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्लांट्स नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ले लेते हैं तो पीएच डिक्रीज कर जाती है। तो दैट मीन्स ये परमानेंटली पीएच को रेज नहीं करता। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका जो डैप है इसको हम फायर रिटार्डेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 1 and 3 ओनली, क्योंकि आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू सैल्मोनेलिसिस। तो अगर मैं सैल्मोनेलिसिस के बारे में बात करूं तो बेसिकली सैल्मोनेला के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ आपको बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे, जैसे सैल्मोनेला टाइफी हो गया, इसके और भी अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यूएस और यूरोप वाले रीजन में ज़्यादातर जो सैल्मोनेलिसिस है वो हमारी फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी वो हमारी गट के अंदर एंटर कर जाता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करता है जो कि फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो दैट मीन्स जो सैल्मोनेलिसिस है जो डिजीज़ है तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू शोला ग्रासलैंड। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो सर्दर्न इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, जैसे कि आपको तमिलनाडु, कर्नाटका और जो केरला वाला रीजन है वहाँ के जो नीलगिरी हिल्स हैं वहाँ पर आपको शोला ग्रासलैंड्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये स्टंटेड ग्रासलैंड्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल इंटरमॉन्टेन ग्रासलैंड्स भी कहलाते हैं। तो ये कितने ऑल्टीट्यूड पे आपको देखने को मिलेंगे? मोर देन 1500 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पे। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि थिकेट्स ऑफ दी स्टंटेड ट्री स्पीशीज, तो ये छोटे छोटे आपको पेड़ देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली हिल्स वाले रीजन पे ऐसे ग्रो कर जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट है जैसे कि आपकी एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज का मतलब होता है कि थ्रू आउट द ईयर ये ग्रीन और फंक्शनल रहते हैं। तो दैट मीन्स आपकी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दैट इज DY चंद्रचूड़, तो इन्होंने अभी ओथ ली है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके रिगार्डिंग
रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि हमारे जो सीजीआई हैं दैट ही डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस दैट विल हियर अ केस। तो यहाँ पे हमारे जो सीजीआई हैं अलग अलग बेंचेस को एलोकेट कर देते हैं अलग अलग केसेस, कि ये जो बेंच है वो इस केस को हियर करेगा, दूसरा जो बेंच है वो दूसरे केस को हियर करेगा। तो ये जो एलोकेशन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर उसकी जो पावर्स हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि हमारे जो सीजीआई हैं तो बेसिकली आरटीआई एक्ट जो है हमारा 2005 का, उसके अंदर एक पब्लिक अथॉरिटी डिफाइंड है। तो यहाँ पे 2019 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी राइट टू एजुकेशन की पब्लिक अथॉरिटी के अंदर इंक्लूड किया गया, और ये बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट की 2010 में जजमेंट आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को अपहेल्ड किया है। तो दैट मीन्स जो हमारे सीजीआई हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं एज अ पब्लिक अथॉरिटी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नीति आयोग। सबसे पहली बात तो कि जो नीति आयोग है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो आयोग है 2015 में इसको बनाया गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हमारा एक इंस्टीट्यूशन होता था तो जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन को, उससे पहले ही बेसिकली इवॉल्व हो गया था ये इंस्टीट्यूशन, तो प्लानिंग कमीशन को बनाया गया और यहाँ पर 5 ईयर प्लान जो है वो प्लानिंग कमीशन निकालती थी। तो बेसिकली 2015 के टाइम पे प्लानिंग कमीशन ने रिप्लेस कर दिया, तो नीति आयोग जो है उन्होंने प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली। तो नीति आयोग जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं, जैसे कि स्टेट्स में अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेंटेन करके रखना हो तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी नीति आयोग काम करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट्स को भी निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग रिपोर्ट्स दी गई हैं, आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग निकालती है। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, देन इज स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं ये नीति आयोग द्वारा निकाली जाती हैं, ताकि यहाँ पे स्टेट्स में बेसिकली कंपटीशन देखा जा सके, कौन सी स्टेट जो है वो आगे आ रही है, कौन सी पीछे आ रही है, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे स्टेट्स में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाने का काम भी नीति आयोग करती है। तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून आता है और अल्टीमेटली अक्टूबर और नवंबर के मंथ में साउथ वेस्ट मानसून जो है वो रिट्रीट कर जाता है, तो उस टाइम पे मेडिटेरियन वाले रीजन से आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में लो प्रेशर एरिया बन जाता है अक्टूबर और नवंबर वाले मंथ में। तो जो मेडिटेरियन सी वाला रीजन है वहाँ पे आपको हाई प्रेशर एरिया देखने को मिलेगा, और हमारे जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है वहाँ पर आपको लो प्रेशर एरिया जो है ये देखने को मिलता है। तो आपकी जो विंड्स हैं वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो दैट मीन्स जो मेडिटेरियन रीजन से हमारे नॉर्थ इंडिया वाली तरफ आ रही हैं विंड्स, उनको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से भी जानते हैं, और अल्टीमेटली ये हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर रेनफॉल हो गया, देन इज आपकी स्नोफॉल हो गया, देन इज अलग अलग चीज़ें जैसे कि फॉग हो गया, ये सब चीज़ें लेकर आती हैं। तो आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के रिगार्डिंग ही 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, जैसे कि ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होती है जो कि ओरिजिनेट करती है मेडिटेरियन रीजन में, जो कि आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में विंटर्स में रेनफॉल के लिए कौन सी डिस्टर्बेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये रेनफॉल लेकर आती हैं, स्नोफॉल एंड फॉग लेकर आती हैं नॉर्दर्न इंडिया वाले रीजन में। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी और आपका आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। तो आई होप आपको यहाँ तक जो MCQs हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।